Hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard and in this chapter we'll study Indian Penal Code 1860 of GIGL क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे एक पोल रखा था जिसमें कि 31% आई थिंक स्टूडेंट्स हैव वोटेड फॉर इंडियन पिनल कोड। तो आज मैं इस चैप्टर को ले रही हूँ और 25% ऑफ स्टूडेंट हैव आई थिंक वोटेड फॉर एनी चैप्टर फ्रॉम GST। तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम एक टॉपिक सिलेक्ट करके जो कि मुझे ऐसा मतलब कि जो कि टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ज़्यादा जिसकी वेटेज होगी, ठीक है? अच्छा, अब इंडियन पिनल कोड 1860 ये है क्या? हम इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत किया है। एक टर्म हमने डिस्कस किया दैट इज़ सब्सटैंटिव। तो हमारा सीआरपीसी जो था, वो था प्रोसीजरल लॉ और हमारा इंडियन पिनल कोड कौन-सा है? सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ ऑफ क्राइम्स मीन्स सब्सटैंटिव लॉ बताता है आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस की बात करता है, ठीक है? तो और प्रोसीजरल लॉ में क्या था? प्रोसीजर्स की बात करी जा रही थी कि ऑफेंस क्या है, फिर उसको किस तरीके से ट्रायल उसका होगा या नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशंस किस तरीके से होंगी, दैट्स ऑल नहीं, बहुत कुछ था और जो कि अभी थोड़ा पेंडिंग है क्योंकि मेरी वो वीडियो मैंने कल रात को या फिर परसों रात को शूट नहीं रिकॉर्ड की थी। तो हुआ ये था कि उसमें हाँ, कल मैंने शाम को शूट की थी और वो शाम की वजह से उसमें एज़ यूजुअल कुत्तों के भौंकने की आवाज़, गाड़ियाँ ऐसे चल रही थी जैसे मेरे घर में ही चल रही हों। तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी मैं सैटिस्फाइड नहीं थी इसलिए मैंने उस वीडियो को अपलोड तो किया था, शेड्यूल भी किया था बट मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। क्योंकि मुझे वो वीडियो ऐसा लगा बाद में सुनने के बाद कि एकदम घटिया क्वालिटी की बनी है। ठीक है, अभी मैं उसकी वीडियो बाद में दोबारा से आराम से बैठ के बना दूँगी। अभी इंडियन पिनल कोड एक ही चैप्टर पे स्टक होने का कोई मतलब नहीं है। तो इंडियन पिनल कोड इज़ द सब्सटैंटिव लॉ ऑफ क्राइम्स। यहाँ पे आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस की बात होती है। इट डिफाइन्स एक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड लेज़ डाउन पनिशमेंट फॉर द सेम। अब जो ऑफेंस है, वैसे इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो ऑफेंसेस हैं, उनकी पनिशमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? इट लेज़ डाउन सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है? क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पे। द प्रोसीजर लॉ मतलब कि इंडियन पिनल लॉ लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा? पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इम्प्लीमेंट होगा तो इंडियन पिनल कोड इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? पहले आप प्रोसीजर्स चेक करोगे, क्राइम है कि नहीं है वो चेक करोगे, उसके बाद आप उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस की बात करोगे ना। इंडियन पिनल कोड के 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं। इसके जो ये है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है डिफेंस एंड स्पेसिफिक ऑफेंसेस। ठीक है? इंडियन पिनल कोड का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक जनरल पिनल कोड इंडिया को देना। इसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। हाँ, क्राइम इज़ अ सोशल फिनोमेना। इट इज़ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। क्राइम कौन करता है? एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? किस सोसाइटी में ये क्राइम होता है और ये क्राइम है क्या? जब उस क्राइम की बात तब हुई जब स्टेट ऑर्गेनाइज हुआ, लोगों ने रूल्स बनाए और उन रूल्स को तोड़ना क्राइम कहलाया, ठीक है? अब अगर आप बात करो क्राइम क्या है? मतलब कि अच्छा या बुरा क्या है? ये हमारी बिलीफ्स पे मैटर करता है। अगर मतलब कि क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल का बिलीफ क्या है? अच्छाई में है, मतलब कि 90% कोई अच्छा नहीं होता, 100% कोई अच्छा नहीं होता। बट ऑल ओवर अगर आप बात करो, ऑल ओवर नहीं, ओवरऑल अगर आप बात करो, तो क्या है? अच्छाई से जीना मतलब शांति। आप किसी का मर्डर कर रहे हो, आप किसी को बेमतलब में परेशान कर रहे हो, आप लड़कियाँ लड़कियाँ मतलब समझ गए ना, लड़कियों को परेशान करना, ईव टीज़िंग जिसे कहते हैं। ठीक है, आप चोरी कर रहे हो, आप बाइक से इतना फर्राटेदार जा रहे हो और किसी का फ़ोन छीन लिया आपने, ठीक है, किसी का गोल्ड का चेन छीन लिया आपने, तो ये क्या है? ये क्राइम है। मतलब आप सोसाइटी में इतना पीसफुल माहौल चल रहा है, उसमें जाके आप अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। क्यों? अपने गंदे शौक के लिए, ठीक है? तो वो क्राइम है। तो गंदे शौक पालो, लेकिन मतलब पालना पालना है, पालो मत नहीं पालना तो मत पालो, लेकिन आप सोसाइटी में जब आप अशांति फैला रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो वो क्राइम कहलाता है, ठीक है? लॉ लॉ क्यों बनाए गए? सोशल इंटरेस्ट को रेगुलेट करने के लिए, आर्बिट्रेट्स को रेगुलेट करने के लिए, आर्बिट्रेट्स में जो क्लेम्स और डिमांड्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए।
द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी विच इज एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ स्टेट, essential function for state is achieved through the instrumentally criminal law। किसी भी इंसान की सिक्योरिटी और प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी स्टेट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और वो क्या है, मतलब कि अगर उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो वो क्रिमिनल लॉ में आता है। क्राइम बीइंग अ रिलेटिव कंसेप्शन इज एन आर्ट एक्ट डिफाइंड बाय स्टेट एज क्राइम। क्राइम जो है एक रिलेटिव कंसेप्शन है, मतलब कि स्टेट उसको क्राइम बताता है क्योंकि स्टेट के वो रूल्स बनाए गए हैं। अगर स्टेट के रूल्स को ब्रेक किया जाता है तो वो क्राइम हो जाता है। और क्राइम क्या है? ऐसा तो नहीं है ना भैया कि जो 100 साल पहले या 120 साल पहले या 200 साल पहले क्राइम होता था, वही आज के टाइम पे सिर्फ क्राइम रहेगा। क्राइम की डेफिनेशन चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि मान लो कुछ युगों में, जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग युग हुआ करते थे, तो मान लो राम जी के युग पे साइबर क्राइम होता होगा क्या? राम जी वाले युग में, अब वो कौन सा था मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे क्या साइबर क्राइम्स हुआ करते होंगे? साइबर क्राइम क्या है भैया? बिजली बिजली उस टाइम पे मतलब वैसी तो नहीं होगी ना जैसी अभी है, गॉड नोज। तो मान लो जब हमारे एंसेस्टर थे, जब तो जब बिजली नहीं थी, जब वो पत्थर घिस के लाइट जलाते थे, वो आग जलाते थे, उस टाइम की बात करो, वहाँ पे बिजली नहीं थी तो साइबर क्राइम की तो क्या ही बात है, वाईफाई। और जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक मतलब ऑनलाइन क्राइम्स कैसे होंगे, ठीक है। तो साइबर क्राइम अभी आया है तो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम देयर इज नो फिक्स्ड रूल। अब अगर क्राइम को पहचानने के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि भैया ऐसे हुआ है तो ही क्राइम है, इसने किया है तो ही क्राइम है, इस तरीके से हुआ है तो ही क्राइम है। क्राइम कैसे भी हो सकता है क्राइम। अच्छा, क्राइम को छुपाना इज ऑल्सो क्राइम। मतलब आपने कहीं पे क्राइम होते हुए देखा है, यानी कि कुछ गलत होते हुए देखा है जो कि बहुत गलत था, और आपने मुंह बंद करके बैठ गए आप, तो वो भी क्राइम है। Crime is what the laws say it is. The difference between a criminal offense and a civil wrong. Civil wrong और criminal offense में क्या फर्क है? क्या होता है? Is that while the former is considered a wrong against the society because of their grave nature, criminal offense का मतलब है जब आप सोसाइटी के अंदर एक डर पैदा या सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रेप्स, ठीक है, और मर्डर्स, रेप आई थिंक सबसे मतलब कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। हाउ? हाँ, एसिड अटैक्स। कैसे? जैसे कि आज के टाइम पे मतलब एसिड अटैक्स इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं कि अगर आप आज के टाइम पे अगर आप लड़के हो, मेनली क्योंकि ये लड़कियों के साथ ही होता है, मैंने कोई ऐसा लड़कों वाला केस सुना नहीं है, तो अभी यहाँ पे कोई वो कार्ड प्ले नहीं करेगा कि भैया वुमेन कार्ड प्ले कर दिया, वुमेन कार्ड प्ले कर दिया। बट जब लड़कियां अगर रास्ते से गुजर रही हो, स्ट्रांग बनाया होता है सबके पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को, तो जब कोई लड़का अगर कमेंट भी पास कर देना, पावर होती है, हम ऑन द स्पॉट सुना सकते हैं, ठीक है, सुना भी देते हैं। लेकिन उसी इंसिडेंट के बाद ना, जब हम सुना देते हैं उसके बाद ना दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है एसिड अटैक वाला। कोई आते जाते नॉर्मल लड़की जिसके साथ कुछ जिसने कुछ ना गलत देखा हो, ना जिसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, आज के टाइम पे उस लड़की के दिमाग में भी डर बना रहता है कि कहीं से कोई आके कुछ फेंक ना दे फेस पे। बहुत बार ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? या फिर अगर हमें कोई कुछ कहता है और हम उस बंदे को सुना दें ऑन द स्पॉट, या फिर हम उस बंदे की इंसल्ट कर दें, या फिर हम उस बंदे को मतलब कि कुछ भी अगर हमारे अगेंस्ट है तो यार मन के अगेंस्ट है तो वहाँ पे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो मेंटल डिज़ीज़ आपका बन जाता है, एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? तो अगर सुना देते हैं तो इसके बाद में दिमाग में डर ये रहता है कि यार सुना तो दिया है बट ऐसा-ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें होती आ रही हैं अभी तक बहुत सी लड़कियों के साथ हुई है, वो बाकी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक डर बैठ चुका है। भले ही हम स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाएँ, पूरी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग दिखाए कि नहीं इसके अगेंस्ट लड़ेंगे, इसके अगेंस्ट लड़ेंगे, पर क्योंकि हमें पता है अभी तक किसी को सही जस्टिस नहीं मिला है, और जस्टिस मतलब मेरा कहना ये है कि हम जस्टिस की उम्मीद ही क्यों रख रहे हैं? ऐसा एनवायरनमेंट क्यों नहीं हो रहा जहाँ पे जस्टिस की माँग ही ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ गलत होएगा ही नहीं, ठीक है? जस्टिस की उम्मीद रखना, किसी का फेस चला जाना, किसी का लाइफ चला जाना, किसी की लाइफ चली जाना, जस्टिस उसको दिला के कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी लाइफ गई, गई, उसका फेस गया, गया। उसने जो पेन सफ़र किया, वो उसका टाइम लेकर चला गया। ठीक है? तो जस्टिस की उम्मीद होनी नहीं चाहिए, ऐसे लॉज़ होने चाहिए कि मतलब
एसिड फेंकना तो क्या, कोई किसी के मुँह पे पानी भी ना फेंक सके इंसल्ट करते हुए, ऐसे लॉज़ होने चाहिए। बट ठीक है, उसके लिए ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत है उसके लिए, मतलब हद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत है। बट फिर ये भी लगता है कि बहुत ही टाइम से ये होता आ रहा है, तो मतलब इसमें तो मेनली पर्सनल ग्रूमिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जो ये चीज़ें करते हैं, जिनके दिमाग में वो रिवेंज की भावना होती है हमेशा, कि इसने अभी जो हाँ, शायद राजस्थान में हुआ है या यूपी में हुआ है, अभी नहीं मतलब 2020 की बात है, जहाँ पे प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो उस लड़की को स्टैब किया और वो नहीं मरी, तो उसको वापस से उसने गन उस पे चला दी। मतलब इस तरीके से मारा, और उस बंदे के दिमाग में कोई डर नहीं, वो बंदा वहीं बैठ गया और पुलिस वालों को कह रहा है मुझे अरेस्ट कर लो, मेरा तो रिवेंज पूरा हो गया। और दूसरी चीज़ और भी मैंने सुनी है, मिर्ज़ापुर देख के बहुत से यूपी के लड़कों में, या फिर नहीं यूपी नहीं, मतलब कि कहीं के भी लड़कों में, अब पता नहीं वो क्या है, वो र्यूमर है या क्या है, बट यूपी में ये इंसिडेंट हुआ है या फिर कहाँ हुआ है इंसिडेंट, कि लोगों को जो उसका कैरेक्टर है, मिर्ज़ापुर का कैरेक्टर, वो बनने का शौक हो गया है। तो भैया, जो मूवीज़ को इस अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें ये पर्सनैलिटी अपने अंदर लानी है, तो मुझे ऐसा लगता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। और ये ऐसा नहीं है 7-8 साल के बच्चे कर रहे हैं। ये हरकतें, ये हैबिटेशन उन लोगों के अंदर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही एज के बंदे हैं, मतलब कि है प्रॉब्लम। मेनली ग्रूमिंग में ही प्रॉब्लम है, जो अपने लड़कों को या अपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़के ही ये सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सी लड़कियाँ भी करती हैं, बहुत से लड़कों के साथ भी ये होता है। बट वो है कि वो इतना उभर के मीडिया लाती नहीं है, क्योंकि उसमें ना स्पाइस नहीं है। और लड़कियों का जब होता है तो पूरी सोसाइटी को वो पूरी सोसाइटी सफ़र करती है उस चीज़ से, जब लड़कियों के साथ होता है। कहीं न कहीं है कि हाँ, मतलब लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं लोगों को, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आती हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को, अभी जो आयशा वाला केस हुआ है, वो ऐसा तो नहीं है अब, मतलब कि लड़कों के साथ होता होगा दहेज के लिए, डाउरी के लिए, या फिर ये बहुत कम केसेज़ होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लड़कियों के ही नाम आते हैं और लड़कियों को ही पेन सफ़र करना पड़ता है ज़्यादातर। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि लड़कों के साथ नहीं होता, होता होगा, बट जितने हमने न्यूज़ देखे हैं या फिर सुने हैं, तो वो लड़कियों के साथ होते हैं। और ये मेंटालिटी पे होता है, मतलब कि लॉज़ या पनिशमेंट्स से डरने वाला अगर इस चीज़ को करने से रुक जाए, तो उसको एक और चीज़ की ज़रूरत है, फिर ग्रूमिंग की और वैल्यूज़ की। क्योंकि सिर्फ़ क आपको, मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें चोरी करने से इसलिए, मतलब कि हर बच्चे में वो बचपन में होता था ना कि कोई चीज़ उठा लेना या कुछ कर देना, बहुत से बच्चों में होता था ये चीज़। तो ऐसा तो नहीं है हमारी पेरेंट्स ने हमें ये बोल के इस चीज़ को समझाया हो कि तुम चोरी करोगे तो तुम्हारी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मतलब कि वो डर नहीं बिठाया कि तुम ये क्राइम करोगे तो ऐसा होगा, ये छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। ये बताया कि वैल्यूज़ गलत हैं ये। मतलब कि इससे आपकी पर्सनैलिटी गलत रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी तरीके से जो एसिड अटैक्स करते हैं, रिवेंज की भावना अपने दिमाग में रखते हैं, उनको ये चीज़ समझनी होगी कि वो उनकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। वो मतलब क्या पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं। और अभी तो एक वो जो एक लड़की थी जिसने अपनी फैमिली को ही मार दिया था, शायद 22-25 साल पहले, किसी एक लड़के से शादी करने के लिए। वो तो काफ़ी पढ़ी-लिखी लड़की थी। उसने ये चीज़ करी, तो मतलब कि इसका आपकी एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है, ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पर डिपेंड करता है। आप कैसे थॉट्स को लेकर चल रहे हो, और उससे चाहे मतलब कि कितने भी ज़्यादा पनिशमेंट्स आ जाए, कितनी भी मतलब ऐसी हार्श पनिशमेंट्स आ जाएँ कि किसी की भी रूह काँप जाए, अगर आप उस पनिशमेंट से डर के अपने आप को उस चीज़ को करने से रोक रहे हो, तो आपको पर्सनल ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है? उस एजुकेशन की ज़रूरत है कि ये गलत क्यों है? पनिशमेंट्स की वजह से गलत अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हो, तो अभी भी आप क्रिमिनल ही हो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? बहुत गॉसिप हो गई यहाँ पे। तो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी में एक थ्रेट पैदा करते हैं। तो वो पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? पूरी सोसाइटी रिफ्लेक्ट कह रही हूँ, पूरी सोसाइटी को अफ़ेक्ट करते हैं। अगर फिर हम देखें सिविल रॉन्ग एक इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है? अब वो पर्सनल भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स। अगर आप हिचकी, हिचकी, हिचकी। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, तो पहला तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने बहुत देखा है, वैसे तो मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती, बट जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, तो एक रॉन्ग साइड होती है, एक राइट साइड होती है। बहुत से लोग, मतलब कि जहाँ पे
मतलब उनको लगता है कि मतलब किसी को ट्रैफिक पुलिस के होने ना होने का भी डर नहीं है ऑलमोस्ट तो। वो रॉन्ग साइड से ही चल रहे होते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते हैं कि पहला क्राइम तो वो खुद के साथ कर रहे हैं। पहला गलत तो वो खुद के साथ कर रहे हैं कि वो क्यों ऐसा ऐसा वे क्यों चूज़ कर रहे हैं जब रॉन्ग साइड, राइट साइड बताई गई है तो। और सबको पता भी है, बताया तो कोई आपको आके बताएगा थोड़ी। किसी को चलना ड्राइविंग नहीं भी आती, चलना ही आता है उसको भी पता है। फिर भी लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं। अगर आप जा रहे हो पहला तो आप सिविल रॉन्ग कर रहे हो अपने साथ, फिर आपके उस स्टेप को लेने से अगर बाय चांस कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ ना सिर्फ़ आपका नुकसान नहीं होगा। चलो अगर सिर्फ़ आपका नुकसान होता है तो पहले तो आपका इंडिविजुअल, आपका नुकसान हुआ। और अगर आपके मतलब ऐसा कुछ हो गया कि सामने से कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, उसको भी लग गई, तो यहाँ पे आप खुद के लिए भी थ्रेट हो और सामने वाले के लिए भी थ्रेट हो, ठीक है? तो मोस्टली तो वैसे खुद को ज़्यादा ही चोट पहुँचती है। तो सिविल रॉन्ग जो है, एक इंडिविजुअल के लिए है। इट इज़ बिलीव्ड दैट सीरियस क्राइम्स थ्रेटन द वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्डरली सोसाइटी। हो गया गुरु गोबर। तो जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, वो पूरी सोसाइटी के लिए होते हैं। जैसे कि एसिड अटैक, डाउरी सिस्टम जो कि नहीं है फिर भी है, ठीक है? गिफ्ट दे के बोला जाता है कि गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये ये क्राइम्स पूरी सोसाइटी को थ्रेटन करते हैं, ठीक है? इफ सच अ क्राइम इज़ कमिटेड, इट इज़ कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी। अब जो डाउरी सिस्टम वाला हुआ है या फिर अ, जो एसिड अटैक्स हुए हैं, वो किसी एक के साथ नहीं हुए हैं, वो पूरी सोसाइटी के साथ हुए हैं। क्यों कहते हैं कि आज ये थी तो कल वो भी हो सकती है। और जैसे आयशा वाला केस हुआ है, तो आयशा वाले केस में क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ़ एक आयशा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी आयशाएँ हैं, सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये क्राइम सिर्फ़ इंडिया में हो रहे हैं या सिर्फ़ इंडिया की औरतों को ही भुगतना पड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते होंगे कि कोई पीसफुली अपनी लाइफ जी सकती होगी। किसी न किसी वे में गर्ल्स को मोलेस्ट किया जाता है, किसी न किसी वे में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, छोटे-छोटे वेज़ में भी होता है। और कहीं न कहीं ऐसे केसेस भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही आपको मतलब ज़िंदगी जीने से ही रोक दें। क्योंकि सबको फिर ये डर लगता है। एक का केस देख के बहुत सी लड़कियाँ डर जाती हैं कि कहीं उनके साथ और स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़कियों की यहाँ पे बात हो रही है, उनका भी एक मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि अगर ऐसा हर लड़की के साथ होने लग गया तो क्या होगा और किसी पे ट्रस्ट कैसे किया जाए, ठीक है? इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट व्हाट इज़ क्रिमिनल, इल्लीगल और अनलॉफुल मे स्टिल बी अ सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। कि जो क्रिमिनल है, इल्लीगल है और अनलॉफुल है, वो शायद सोसाइटी में स्टिल एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है? इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट ऑल दैट अ सोसाइटी कंसीडर एज रिप्रेहेंसिबल इज नॉट क्रिमिनल इन द eyes of law. The divergence of law, criminal law, ये नहीं पूरा पूरा तो नहीं पढ़ना ना। The divergence of criminal law, however, कहाँ थे हम? इन फ्रेमिंग नीचे आ जाते हैं। हाँ, द बेस ऑफ द क्राइम एंड प्यूनिटिव प्रोविजन हैज बीन लेड डाउन इन क्रिमिनल क्राइम का बेस क्या है? आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ तो but according to its section 40, the word offense denotes a thing made punishable by code. हाँ, इसमें offense को इतना नहीं डिस्क्राइब किया, यहाँ पे बस ये बताया कि जो पनिशेबल है वो ऑफेंस है, ठीक है? यानी कि कोई ऑफेंस होता है तो उसका पनिशमेंट भी है। द इंडियन पेनल कोड इज अ colonial legislation which was retained as a main country. ये इंडियन पेनल कोड कब हुआ? यहाँ पे एक मिनट। द इंडियन पिनल कोड वाज पास्ड इन ईयर मतलब एक्ट है 1860 यानी कि उस टाइम पे पास हुआ, फोर्स में आया 1862 में। एंड इट अप्लाइज टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महबूबा, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? वही पुरानी घिसी पिटी कहानी कि भैया ये एक्ट पूरे इंडिया में है लेकिन इंडिया की खूबसूरत सी एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? The state of Jammu and Kashmir
इन व्यू ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल, अरे 370 की बात हो रही है यहाँ तो, ठीक है, काफी पुरानी बात कर दी यहाँ पे तो। हैज अ सेपरेट पिनल कोड दो सब्सटेंशियली ऑफ द सेम नेचर एंड करेक्टर एज आईपीसी। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी बातें हैं, इसको हम, इनको शायद पता नहीं है अभी क्या हुआ है। अच्छा, द इंडियन पिनल कोड 1860 is a substantive law of crimes. It defines act which constitute an offense and lays down punishment for the same। क्या है? substantive law of crimes है, यहाँ पे punishments के बारे में बात हो रही है। एक चीज को ना मॉड्यूल में यही प्रॉब्लम है कि रिपीट कर दिया जाता है। अब हाउ टू फाइंड दैट, व्हाट शुड आई पिक अप फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे बात हो रही है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम्स के फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्राइम, अरे इसको क्या माता चढ़ गई है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्राइम क्या है? अरे भैया इंसान होगा तो क्राइम होगा ना, अब क्राइम किससे करवाओगे? तो ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन पर्टिकुलर मैनर एंड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, मतलब कि जो क्राइम कर रहा है वो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। He has not acted in accordance with the legal obligation. Only a human being under legal obligation and capable of being punished can be the proper subject of criminal law। यानी कि जिसका दिमागी संतुलन और फिजिकली वो उस कंडीशन में है कि हाँ वो जो है क्राइम कर सकता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब किसी कोई मेंटली जो है सिक है, उसने जाके किसी को जाके स्टैब कर दिया तो वो तो पागल ही है, उसका तो दिमाग अभी चल ही नहीं रहा है, तो उसको आप कैसे पनिश करोगे? ठीक है, तो उसने तो अपने सही हालातों में साउंड माइंड होते हुए वो क्राइम किया ही नहीं है। मेंस रिया तो हम मतलब पढ़ चुके हैं यार। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, आपका माइंड गिल्ट में होना चाहिए, मतलब मैंने ये किया है, ये होना चाहिए, मतलब कि मुझसे मुझे ये करना था, दैट इज अलग थिंग, मतलब कि वो भी क्राइम ही है, मतलब कि मुझे तो रिवेंज लेना था, तो आप तब भी गिल्ट में हो। ठीक है, गिल्टी का मतलब ये नहीं कि मतलब पश्चाताप वाली भावना हो। गिल्टी यानी कि उसको रिवेंज लेना था, या उससे गलती से हो गया, मतलब उसके दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था, पर उसको मतलब कि वो बहुत ही दुविधा में था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, गिल्टी माइंड है। ठीक है, आपका ये नहीं देखा जाएगा कि नहीं नहीं सर मुझे ये करना नहीं था, गलती से हो गया मुझसे। गिल्टी माइंड एक बार कमिट कर दिया, आपने प्लान पूरा किया हुआ था कि सारी प्लानिंग थी आपकी उस चीज को लेकर, तो वो गिल्टी माइंड है। ठीक है, इंटेंशन, द पर्पस और डिजाइन, मतलब कि आपने किस तरीके से उस एक्ट को करना है, वो इंटेंशन है। ठीक है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ माइंड, अब किस माइंड, मतलब कि आपके माइंड की पोजीशन क्या थी, आप रिवेंज लेने की भावना में थे, या आपके साथ मतलब कि आपने पूरा प्लान कर रखा था। जैसे कि ए पॉइजन द फूड विच बी वॉज सपोज टू ईट, ए ने एक खाने में जहर मिला दिया जो बी ने खाना, तो बिल्कुल ही डेली सोप वाला स्टोरी है। टू ईट विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग बी, क्या कि बी उससे मर जाए, लेकिन वो खाना किसने खा लिया? सी ने खा लिया, इंस्टेड ऑफ बी एंड स्किल्ड। तब भी क्या है, अरे यार बी ने खाया सी ने खाया, तुम्हारी इंटेंशन तो किसी को मारने की थी ना, अब बी नहीं मरा सी मर गया, तो भी तुम पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ठीक है, तो इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि एक स्पेसिफिक पर्सन को उसको मारने का इंटेंशन था, तो और वो नहीं मरा और दूसरा मर गया तो नहीं तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हारे तो इंटेंशन इस बेचारे को लेकर था, लेकिन ये तो बच गया, तीसरा मर गया। नहीं, तुम्हारा इंटेंशन मारने को था ना, किसी को भी मारने का था, मरा कोई और, लेकिन तब भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नेग्लिजेंस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया के तीन पार्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। इंटेंशन, अब नेग्लिजेंस है कि आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, गलती से ही हुआ, लेकिन आपका वहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या था, आपका ध्यान देना जरूरी था। वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अ डिजायर टू कॉज अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। अब यहाँ एग्जाम्पल दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता है, बट कोई नहीं, मैं देती हूँ। मैंने बड़े सारे सीरियल्स देखे हैं। मान लो अ, हाँ, घर की बड़ी बहू है, ठीक है, सीढ़ियों पे तेल गिर गया है, मतलब कि बड़ी वाली जेठानी ने ना इंटेंशनली तेल गिर दिया कि मेरी जो अभी नई नई देवरानी आई है ना, गिर जाए वो, क्योंकि
मुझे इससे ना प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि घर की तिजोरी की चाबी कहीं इसके हाथ में ना चली जाए, ठीक है? तो गिर जाए उसका इंटेंशन मारने का तो नहीं था, बट उसका इंटेंशन था हाथ-पाँव टूट जाए ताकि ना वो मतलब कि उस हालत में ही ना रहे कि वो घर सँभाल सके, ठीक है? तो क्या हुआ कि वो जो उसका प्लान था वो तो ये था कि भैया हालत में ना रहे, मारने का इरादा नहीं था बेचारी जेठानी का। उसका था कि वो बस स्टेबल ना रहे, उस हालात में ना रहे कि वो जो भी कुछ शायद कॉम्पिटिशन रखवाया हो कि भैया जो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा उसको मिलेगी ये तिजोरी की चाबी। अब क्या हुआ लगा जो प्लान किया था वो छोटी वाली देवरानी के लिए किया था लेकिन बीच वाली देवरानी आई उसको पता चल गया ये चीज़ कि ये चीज़ें प्लान की हुई है। बट उसने सोचा मैं क्यों बीच में पड़ूँ यार, करिए प्लान करा। लेकिन मेरे को ना नई वाली देवरानी से प्रॉब्लम नहीं है बट उसको भी फिर ये हुआ कि मेरे को बीच में पड़ना ही नहीं है। नेग्लिजेंस वहाँ पे उसने दिखा दिया कि ठीक है मुझे नहीं ध्यान देना इन सब चीज़ों में, मैं अब इन मोह-माया से दूर हूँ। तो होता क्या है, छोटी वाली देवरानी गिर जाती है सीढ़ियों से, जो नई देवरानी है मतलब ये जिसके हाथ में चाबी आ सकती थी। अब जब चीज़ें सारी पता लगाई जाती है तो अहम जी आते हैं। अहम जी हैं भैया अपनी वाइफ़ से बड़ा ही प्रेम करते। अहम जी ने कहा भैया मेरी गोपी को किसने, क्योंकि यहाँ पे तेल गिरा था तो तेल तो ऐसे नहीं है हमारे पूरे मोदी भवन में साफ-सफाई रहती है, यहाँ पे कैसे किसी ने तेल गिर दिया। और हाँ, मैं उन मोदी जी की बात नहीं कर रही, मैं स्टार प्लस वाली मोदी की बात कर रही हूँ। तो मोदी भवन में कैसे ऐसे तेल गिर गया, इतने सारे नौकर थे, फिर भी किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो क्या हुआ पूरी छानबीन हुई, एमजी बन गए सीआईडी, एमजी ने पूरा छानबीन किया तो पता चला कि राशि को पता था कि राशि 3 ही थी यार, कोई नहीं, एक और अज़्यूम करो जेठानी जो थी, राशि को पता था कि जेठानी ने ही किया हुआ है, लेकिन राशि ने फिर भी नहीं बताया। तो यहाँ पे राशि भी जो है क्रिमिनल माइंड के साथ हुई क्योंकि उसने नेग्लिजेंस दिखाया। उसकी क्या ड्यूटी थी कि अरे बताने का था ना गोपी वो गिर जाएगी, लेकिन नहीं बताया तो कोकिला को इस बात पे गुस्सा आ गया। अब राशि का तो छोड़ ही दो क्या होगा, रसोड़े में वो थी या नहीं थी, जो भी था उसकी गलती थी, ठीक है? अच्छा, recklessness occurs when the actor does not desire the consequence but foresees the possibility and क्या बोल रही है अंजलि? Consciously takes the risk. It is a total disregard for the consequences of one's own action. Recklessness is a form of mens rea. रेकलेसनेस को थोड़ा प्यार से समझते हैं। रेकलेसनेस का मतलब है जो कि ना हम भी कर देते हैं कभी-कभार, मतलब कि ना आपको पता है कि आपके इस स्टेप से कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आप इतना मतलब कि वो रखे हो ना कि मतलब आपको दिख नहीं रहा है। आपको पता है कि इससे कुछ गलत होगा, ये मतलब रिस्की है ये चीज़, फिर भी आप उसको कर देते हो। मतलब आप अपने ना आप वो अगर उस अकॉर्डिंग बोलूँ, आपकी इंद्रियाँ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आपको सब पता है कि ये करने से कुछ गलत होने वाला है, मैं कुछ गलत स्टेप ले रहा हूँ, फिर भी आप वो चीज़ कर देते हो तो वो भी मेंस रिया का ही फॉर्म बनता है, ठीक है? ज़िद्दीपना, मतलब कुछ गलत होगा, पता है गलत होगा। मतलब कि आपने घर में जाके अनार जला दिया, मतलब ये क्राइम नहीं है बट घर में पता है कि अनार नहीं, सॉरी कौन से वो पटाखे होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं, वो घर के अंदर रूम में लाके जा रहे हो, प मतलब कि चुल है, ठीक है? वो तो चलो क्रिमिनल माइंड नहीं है। बट जहाँ पे आपको पता है कि ये करने से रिस्क है, फिर भी आप वो चीज़ को कर रहे हो, ठीक है? तो वो हो गया कि रेकलेसनेस, यानी ये भी मेंस-रिया का फॉर्म है। द वर्ड मेंस-रिया, क्या कर रहे हो मेंस-रिया, क्या कर रहे हो? इज़ नॉट यूज्ड इन द पिनल कोड बट द आइडिया अंडरलाइंग इन इट इज़ सीन इन द एंटायर कोड, मतलब कि इसको वैसे प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया जाता, बट इसका एक वो है कि बेसिक है कि हाँ, इस अकॉर्डिंग ही क्राइम्स होते हैं। देयर आर मेनी एक्सेप्शन, अब मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो मेंद्रिया ने कह दिया वैसा ही होगा, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। वेयर अ स्टैच्यू imposes liability, the presence of absence of a guilty mind is relevant। अब जहाँ पे आप पे कोई लाइबिलिटी है वहाँ पे तो गिल्टी माइंड का होना ना होना कोई वो नहीं है, ठीक है? The classical view of that no mens rea, no crime has long been eroded, and several laws in India and abroad, especially regarding economic crimes and departmental penalties, have created several punishment even where the offenses have been defined to exclude mens rea। गिल्टी माइंड, अब जैसे कि नीरव मोदी वाला जो केस है, गिल्टी माइंड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे तुमने जो किया है वो गलत है,
पैसे लेके भागे हो गलत है, ठीक है? तो या फिर किसी पे पेनल्टीज़ हैं गलत है। वहाँ गिल्टी माइंड है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनी लॉज़ पास्ड इन द इंटरेस्ट बच्चा ऑफ पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक की सेफ्टी, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ लॉज़ पास किए गए हैं, ठीक है? वहाँ पे मेंस रिया को कोई काम नहीं है, ठीक है? There is absolute liability, means रिया is not essential in the listening of shops, hotels, restaurant and chemist establishment. द सेम इज ट्रू, ठीक है? मोटर व्हीकल एक्ट में भी सेम है। यहाँ पे आते हैं वे इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया, जहाँ पे मेंस रिया को प्रूव करना ही डिफिकल्ट है। और पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स इन सच पेटी केसेस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस इज नेसेसरी एंड प्रूविंग द मेंस रिया इज नॉट इजी। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मेंस रिया को प्रूव करना आसान नहीं हो पा रहा है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे उन केसेस को जल्दी से डिस्पोज करना भी जरूरी है, मतलब खींच नहीं सकते उन केसेस को, ठीक है? एन अक्यूज में बी फाइंड इवन विदाउट एनी प्रूफ, मतलब वहाँ पे अक्यूज को बिना फाइन के भी क्या करते हैं, उनको उन पे सॉरी बिना प्रूफ के भी उन पे पेनल्टीज लगाई जा सकती है। पब्लिक सेफ्टी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जब होंगे, वेदर अ पर्सन कॉज पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस हम पढ़ेंगे सीआरपीसी में पूरा भी, विद अ गिल्टी माइंड और विदाउट गिल्टी माइंड ही इज पनिश्ड, ठीक है? गिल्टी माइंड से आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो या विदाउट गिल्टी माइंड। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है कि अ, लोगों के किसी काम में, मतलब पब्लिक में बाधा डालना ना, न्यूसेंस का मतलब है बाधा डालना, ठीक है? कि आप लोगों के लिए, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, उसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। If a person violates a law even without the knowledge of the existence of the law, it can still be said that he has committed। जब कोई बंदा मतलब कि उसकी नॉलेज में वो नहीं है, उस लॉ के बारे में उसको पता नहीं है। अब जैसे सिंगापुर में च्युइंगम चबाना इज प्रोहिबिटेड, ठीक है? या फिर आप यूएस चले जाओ तो वहां पे आप ऐसे कूड़ा नहीं फेंक सकते जैसे हम अपनी गलियों में कुरकुरे के पैकेट फेंकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें नहीं कर सकते। अब आप जाते हो यूएस, ठीक है? अभी अभी आपकी सीएस से फर्स्ट सैलरी आई है, आपका पासपोर्ट भी बन ही चुका है। आपने कहा भैया पहले तो मम्मी पापा को क्या 4 धाम की यात्रा कराएंगे, पहले तो हम जाएंगे यूएस, ठीक है? चले जाते हैं यूएस, ठीक है? वहां जाके कुरकुरे खाया बच्चे ने, फेंक दिया। आप भी कह रहे हो वाह जी वाह, जो सिखाया था वही कर रहा है बेटा, ठीक है? वहां पे आप लायबल हो गए हो पनिशमेंट के लिए। आप कहोगे नहीं जी नहीं, ट्रम्प जी आए नहीं थे, उन्होंने देखा नहीं था कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे कैसा होता है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है? हम नहीं देखते हैं डस्टबिन कहाँ है या क्या कहाँ है, हम तो फ्रूटी की बोतल यूँ ही फेंक के उस पे कूदते हैं और आवाज़ पट करके बजाते हैं। और कुरकुरे का पैकेट तो यहीं इधर-उधर उड़ता रहता है, बारिश में नालियाँ जाम होती है, इसमें क्या है? क्या ही है? डेवलपमेंट क्या ही है? कुछ नहीं है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, हम इसी तरीके से करते हैं। और ना हम गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि इन सब चीज़ों, पहले तो हम खुद साफ-सुथरे होंगे या हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तभी तो हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करेंगे ना। ख़ैर जो भी बात है वो हमारे देश की बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, हमने यही सीखा है, हम यही करेंगे। तो वहाँ पे आपकी सुनने नहीं वाले हैं कि आपको नॉलेज नहीं थी, तो आपने एक गलती कर दी, साहब हमको तो पता ही नहीं था, हमको पनिशमेंट मत दीजिए। आपको तब भी पनिशमेंट मिलेगी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं या जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ के लॉज़ पढ़िए, वहाँ के रूल्स पढ़िए कि ये चीज़ें आप अगर वॉयलेट करते हो तो क्या होता है, ठीक है? In such cases, the fact that he has not aware of the law and has did not intend to violate it is no defense। मतलब आपका इंटेंशन नहीं था साहब, नहीं था इंटेंशन ये करने का, गलती से हो गया, हमको तो पता ही नहीं था। ये कोई आपका डिफेंस नहीं है, ठीक है? ही वुड बी लायबल एज इफ ही, उसको वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसी उसको वो चीज़ पता होने के बाद मिलती। बस ये है कि इसको इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब कि आपको लॉ के बारे में नहीं पता था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता बेटा जी। पता था, नहीं पता था, आपकी ड्यूटी थी, पता करिए, ठीक है? अब हम इस वीडियो को यहीं पे अभी रोक देते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो यहाँ से होगी कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस रियर की। क्योंकि ना मॉड्यूल से पढ़ाने में प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट की जाती हैं, तो मुझे पहले ना वो चीज़ें थोड़ी फाइंड आउट भी करनी पड़ेगी कि क्या रेलेवेंट है। ऐसा ना हो कि पूरी वीडियो एक ही चीज़ को रिपीट करते-करते बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ गुड डे। और सीआरपीसी की वीडियो पहले मुझे बनानी तो पड़ेगी क्योंकि उसमें पब्लिक न्यूसेंस और ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो मैं दोबारा बनाती हूँ वीडियो को, शांति में ही ऐसी रात को बनेगी। आवाज़ हो सकता है इस वक़्त बहुत धीरे या बहुत अजीब आ रही हो,
उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से बेटर है मैं धीरे बोलूँ। तो इसलिए मैं रात को वीडियो शूट करती हूँ। हालाँकि रात को जगना इज़ लाइक पैथेटिक, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। पर कोई नहीं, अब पूरे दिन में नहीं हो रहा तो अभी तो होना ज़रूरी ही है। टिल देन हैव अ गुड डे। और नेक्स्ट वीडियो सीआरपीसी की होगी, प्लस होगी एनी चैप्टर ऑफ जीएसटी में। मैं अभी डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन सा चैप्टर होगा। सप्लाई का चैप्टर, सप्लाई या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैं पोल सिलेक्ट कर लूँगी, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि किसको क्या चाहिए ना। पोल मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता है, वहाँ पे हम ढंग से एक एनालिसिस कर पाते हैं कि किसको किस टाइप की या कितने लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, बाय करते हो, तीसरी बार मैं बाय कर रही हूँ। हैव अ गुड नाइट, लेकिन आप ये मॉर्निंग में देखोगे तो हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।